अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फैसलाबाद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सुबह का आगाज़ बेहतरीन अंदाज में कर चुके होंगे और अपनी सुबह को और भी हसीन बनाइए हमारे साथ आज के नई सुबह में, नए एपिसोड में। और क्योंकि प्रोग्राम सारा आप ही के लिए है, आप ही के वजह से जो है वो इस प्रोग्राम की सारी रौनकें हैं, तो कोशिश होती है कि जितने भी मौज़ूआत यहाँ ज़ेर बहस लाए जाएं वो आपके लिए और आपके इंटरेस्ट के होने चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम दीगर एक्सपेक्ट्स पे बात करें, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है और ज़िंदगी के जो तजर्बात हैं, चाहे वो अच्छे हों बुरे हों, वो हमारी ज़िंदगी को बड़ा वैल्यूएबल बना देते हैं। और भी ज़्यादा अगर हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत और हसीन बनाना चाहते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोग ऐसे होते हैं जो हमें आके मिलते हैं। आई बिलीव कि लोग सारे ही अच्छे होते हैं, बस हालात और वक्त कुछ ऐसे होते हैं कि जो उनको थोड़ा सा शायद, जिनको हम कहते हैं कि तल्ख कर देते हैं, या फिर थोड़ा सा उनको अपनी ज़िंदगी में थोड़ा मायूस कुन हो जाते हैं। लेकिन अच्छे लोग जब भी हम मिलते हैं तो हमारी ज़िंदगी को बड़ा ही मेमोरेबल बना देते हैं। तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को और भी ज़्यादा तजुर्बात से, लोगों से मिलकर जो है वो और भी ज़्यादा वैल्यूएबल और मेमोरेबल बनाएं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को जो है वो इसी तरह से जारी रख सकें और अल्लाह ताला आपके लिए बहुत सारी आसानियाँ, बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। और ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उस सुकून के लिए जो है हमेशा से कोशिश भी करनी चाहिए। और सुकून के लिए सबसे आसान जो चीज़ है वो ये है कि आप हर रोज़ रब के सामने सजदा रेज़ हों, उसके सामने झुकें और उसकी तमाम नेमतों को शुक्र अदा करें, क्योंकि शुक्र अदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हम कहते हैं तो बहुत सारे जो है वो गुनाहों से भी हम बचते हैं, बहुत सारी नेकियां भी समेटते हैं और अपनी ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलात में आसानियां भी पैदा करते हैं। अल्लाह करे कि हमारी ज़िंदगी इसी तरह से और खूबसूरत और हसीन हो जाए और आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर सुकून हो। लेकिन आज फैसलाबाद का मौसम कितना हसीन है ये जानेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। फैसलाबाद का आज कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसका मतलब ये है कि जो सर्दी का राज है वो ताहाल बरकरार है। और बहुत ज़्यादा धुंध भी है और बहुत ज़्यादा जो है ना हमें हर तरफ देखने को मिल रहा है कि सर्दी की शिद्दत में बड़ा इजाफा हो गया है। और लोग जब घरों से बाहर निकलते हैं तो हर रोज़ मैं यही कहती हूँ कि अपने आप का जो है वो मुनासिब इंतज़ाम करके निकलें, अपने आप को अच्छे से कवर करें। अगर ज़रूरी नहीं है तो गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब कीजिए, क्योंकि धुंध की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ट्रैफिक जितनी ज़्यादा कंट्रोल रहेगी, जितना ज़्यादा मामलात जो है वो काबू में रहेंगे, उतना ज़्यादा जो है वो हम इस मौसम को इंजॉय कर सकेंगे। बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, तो कोशिश करें कि ऐसी अशिया का इस्तेमाल करें जो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित हो। और साथ ही साथ जो है वो पूरा दिन मौसम इसी तरह से फॉगी रहेगा। उम्मीद कर सकते हैं कि दुआ है अल्लाह से कि सूरज अपना चेहरा दिखा दे, क्योंकि सूरज काफ़ी आराम कर रहा है और 2.5-3 हफ्ते से उसने जो है वो बादलों की ओर से बाहर ही नहीं आया। तो सर्दी का राज तो ताहाल बरकरार है, बस दुआ कर सकते हैं क्योंकि सूरज का निकलना और मौसम में जो है वो बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं जी। मोहम्मद सईद हैं, उनकी आज बर्थडे है। अब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अल्लाह करे कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहें, बहुत कामयाब और अपने वालिदैन के लिए बहुत सारी आसानियों का बायस बने। इनके बर्थडे के हवाले से हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, चलिए देखते हैं। अब मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जितने खूबसूरत और जितने चुलबुले से आप दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी भी इतनी ज़्यादा हसीन हो जाए और आज का खास जो दिन है वो आपके लिए और भी ज़्यादा स्पेशल हो जाए अपनों के साथ। और छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहना चाहिए, क्योंकि छोटी हो या बड़ी हो, खुशी को जब भी सेलिब्रेट किया जाता है तो खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। तो कोशिश करें कि छोटे छोटे लम्हात को और भी ज़्यादा यादगार बनाएं। अच्छा जी, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हर तरफ जो है वो इलेक्शन का दौरा है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी दिखाई देती है। सियासत के इलेक्शन हो या फिर अगर हम फैसलाबाद में बात करें डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन की, तो बड़े ही अरूज पे आजकल चल रहे हैं, क्योंकि 13 जनवरी को इसका इलेक्शन होने वाला है। और इलेक्शन की तैयारियां कैसी चल रही हैं और कितना जो है वो सरगर्म है, जितने कैंडिडेट्स हैं और कहाँ मुकाबला सबसे ज़्यादा सख्त है, इन तमाम सूरत हाल पे बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं अज़ादार हुसैन। अस्सलाम वालेकुम अज़ादार, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और डबल डबल आपने जैसे जर्सी और कोट पहना, मुझे लगता है कि सर्दी की शिद्दत ने जो है आपको मजबूर कर दिया है कि अच्छे से देखें, आपने सिर्फ दफ्तर तक आप महदूद हैं। हाँ। जब आप बाहर निकलेंगी, फील्ड में जाएंगी, और जैसे आपने जिक्र किया इलेक्शन का दौर है, वकला की कवरेज के लिए जब इनके सेमिनार होते हैं, मुख्तलिफ जगह पे इन्होंने अपने इवेंट्स रखे होते हैं,
जब उनकी कवरेज के लिए हमें दूर दराज आना पड़ता है तो जाहिर बात है फिर ठंड तो लगती है। और बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि हमारी पब्लिक को जो जितना अवेयर रखना है वो आप ही के जरिए रखना है। तो आप जितने ज्यादा तंदुरुस्त होंगे उतना ही जो है ना वो अच्छे तरीके से। जाहिर बात है अगर ये हम अपनी सेफ्टी नहीं करेंगे तो हम आपको यहाँ की बजाय हम आपको हॉस्पिटल में नजर आएंगे। हाँ। ठीक है जी, इसलिए जरूरी है कि हम अपनी सेहत का ख्याल और रखें। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि आप हमें जो है ना हॉस्पिटल या डॉक्टर्स के पास दिखाई दें। आप फील्ड में रहें, काम करें और इसी तरह से सेहतमंद रहें। अल्लाह करे कि इसी तरह से जो है वो आपकी सेहत बरकरार रहे। अच्छा असदार, अगर हम बात करें बार इलेक्शंस की, तो जारी बात है कि इलेक्शन सियासत का भी बड़ा वो गर्मा गर्मी चल रही है। तो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शंस भी हैं और बिल्कुल अब तो करीब आ गए हैं, जिसे कहते हैं ना कि सर पे अब तो चीज आ गई है। तो किस तरह की सूरत हाल है, कितनी गहमा गहमी दिखाई दे रही है? देखिए, जिस तरह सियासत के जो इलेक्शन होते हैं, पहले हमें चंद पार्टी के जो अफराद थे वो सिर्फ नजर आते थे, मखसूस पार्टियां, जिस तरह मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती थी बल्कि है, इसी तरह फिर बाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इजाफा हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ है। और इसके बाद अब आप देख लें कि मुख्तलिफ जो है वो जमात वगैरह बढ़ती जा रही है, इनकी तादाद में जो है इजाफा होता जा रहा है। पहले सिर्फ चंद एक कैंडिडेट नजर आते थे और अब आपको एक हल्के में 40-50 कैंडिडेट जो है वो नजर आएंगे। कुछ आज़ाद उम्मीदवार होंगे, कुछ ने अपनी पार्टियां बना रखी है ना, तो इस तरह इनकी तादाद जो है बढ़ती जा रही है। इसी तरह फैसलाबाद के डिस्ट्रिक्ट बार में भी जो है कैंडिडेट की तादाद बढ़ती जा रही है। अच्छा। पहले बहुत मखसूस अफराद या चंद एक अफराद इलेक्शन के हवाले से जो थे वो मद्दे मुकाबिल होते थे। इस वक्त अगर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के हवाले से बात की जाए तो 4 उम्मीदवार जो हैं वो सदर की सीट पे हैं और जनरल सेक्रेटरी की सीट, सेक्रेटरी बार की सीट के हवाले से बात की जाए तो 6 उम्मीदवार सेक्रेटरी बार की सीट पे हैं। नॉन सेक्रेटरी की जो सीट है उसमें 2 उम्मीदवार हैं और दोनों खवातीन हैं। और इसके साथ साथ नायब सदर की सीट पे जो है वो 4 नायब सदर के उम्मीदवार हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो सीट है इस पर 6 उम्मीदवार हैं और इसके साथ साथ जो लाइब्रेरी सेक्रेटरी की सीट है उसके लिए 5 उम्मीदवार जो हैं वो सामने आए हैं। आप देखें ये तकरीबन अगर टोटल सबको मिलाया जाए तो मेरे ख्याल में कोई 30 से ज़्यादा इनकी जो तादाद है वो बन जाती है। अब 30 से ज़्यादा उम्मीदवार जो हैं वो कैंडिडेट हैं जो कि इस दफ़ा इलेक्शन में आपस में मद्दे मुकाबिल होंगे। और जैसे आपने ठंड का जिक्र किया है, सर्दी भी है। अब देखें 13 जनवरी को मौसम क्या रुख इख्तियार करता है और इस सर्दी में वकला कितनी कसरत से जो है वो बाहर निकलते हैं इस सर्दी को छोड़ के, या सिर्फ और सिर्फ अपने बिस्तरों तक महदूद रहते हैं। तो ज़ाहिर बात है 5000 वोट है वकला को, तो 3350 वोट जो है वो हर साल तकरीबन कास्ट होता है। तो इस दफ़ा मगर देख लें बारिशें हो नहीं रही, सर्दी की शिदत में जो है इजाफा होता जा रहा है और ये खुश्क सर्दी है जो कि नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ खाली आपने वोट डालने नहीं आना, ऐसे कैंडिडेट्स जिनके उम्मीदवारान वहाँ पे नारेबाजी करते हैं, सारा दिन हल्ला गुल्ला करते हैं, तो अब उनके लिए भी एक मैं समझता हूँ इम्तिहान है कि वो कितनी देर इस सर्दी की शिद्दत को बर्दाश्त करेंगे और खुले आसमान तले खड़े होकर अपने जो कैंडिडेट हैं उनके हवाले से जो है वो कंपेन करेंगे, उनकी हमायत के हवाले से नारे लगाएंगे, उनकी जीत के हवाले से। तो एक गर्मा गर्मी वाला जो माहौल एक जो हर साल बार में नजर आता है, इस बार हमने देखना है कि इस बार वो क्या सूरत इख्तियार करता है। अब फैसलाबाद में जैसे मैंने बताया कि 4 सदर की सीट के उम्मीदवार हैं, तो फैसलाबाद में मैंने देखा है कि जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार के जो इलेक्शन हैं वो हर साल ज़्यादा अहमियत के हामिल होते जा रहे हैं। अच्छा। जो भी हमने देखा है कि सदर या सेक्रेटरी कोई मुंतखब होता है डिस्ट्रिक्ट बार का, उसकी जो वैल्यू है वो माशरे में बढ़ जाती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तवक्कात होती हैं उसके इलाके के अफराद को, वकला को, इसके साथ साथ बार बेंच के उसके हवाले से ताल्लुकात को बेहतर बनाने के हवाले से, फिर वकला के जो है अरसा दराज से मसाइल चलते आ रहे हैं उनकी हल की बेहतरी के लिए। फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के हवाले से बात की जाए तो फैसलाबाद में वकला जब भी सियासत में हिस्सा लेते हैं या जब भी इलेक्शन के लिए वो सामने आते हैं तो हाई कोर्ट बेंच को जो है वो ख़ास तौर पे जो है वो उसे निशाना बनाया जाता है, उसे ख़ास तौर पे टारगेट रखा जाता है कि हम जब बनेंगे कैंडिडेट सदर के लिए मुंतखब होंगे तो हम इंशाल्लाह जो है फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के क़याम के लिए ऐसे जो तो है हमने माजी में देखे हैं कई कैंडिडेट्स आए हैं उन्होंने जो है वो हाई बार बेंच की बात भी की है यहाँ पे, लेकिन अब तक बन नहीं सका है। तो आपको लगता है कि इस बार इलेक्शन होंगे तो ये कोशिश कामयाब हो जाएगी? अच्छा, अब जो कुछ वकील ऐसे हैं वो कहते हैं कि जी हमारे जो सीनियर वकील हैं वही यहाँ पे हाई कोर्ट बेंच बनने नहीं देते। कुछ वकला को की राय ये भी है कि जो हमारे ऐसे वकला जिनकी फीस जो है वो लाखों में बनती है हाई कोर्ट के हवाले से, अगर फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच बन जाएगा तो उनकी जो लाखों रुपए की फीस है वो कम हो जाएगी। इसलिए वो नहीं चाहते कि फैसलाबाद में जो है हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में
लाया जा सके। इसके साथ साथ फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के हवाले से हमने कई यहाँ पे तहरीकें कवर की हैं। कई कई दिन वकला की जानिब से जो है वो धरना जारी रहा है। कई कई दिन, कई बल्कि माह, मैं ये कहूँगा कि 2 माह मुझे याद पड़ता है, वकला की जानिब से अदालतों की जो थी वो बाकायदा तौर पर तालाबंदी की गई, मगर हर तरीके से वकला ने जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। ना सिर्फ वकला ने फैसलाबाद की जो कम्यूनिटी है जिसमें ताजर बिरादरी शामिल है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अहदेदारान शामिल हैं और दीगर सियासी समाजी तंजीमात शामिल हैं, उन तमाम को साथ मिलाकर हाई कोर्ट बेंच के क़याम के हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। मगर फैसलाबाद में हमने देखा है कि जी फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच के हवाले से कोई भी जो है वो तहरीक मौसर साबित नहीं हो सकी। इवन के हाई कोर्ट बेंच के लिए फैसलाबाद में क़याम के लिए आला सतही सतह पे कमेटी भी कायम की गई, मगर उनकी जानिब से जो था वो फैसलाबाद की आवाम के लिए जो फैसला था वो उनकी मुखालफत में करार दिया गया कि फैसलाबाद से लाहौर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे की मुसाफत बनती है, तो ये इतना दूर नहीं है कि फैसलाबाद में भी हाई कोर्ट बेंच जो है वो दे दिया जाए। हालांकि देखें, पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। इसके बरक्स आप मुल्तान चले जाएं तो मुल्तान में हाई कोर्ट बेंच जो है वो बनाया हुआ है। इसलिए फैसलाबाद जिस तरह स्पेशल जज सेंट्रल यहाँ पे बैठते हैं FIA के, और इसके साथ साथ ड्रग कोर्ट के जज यहाँ पे बैठते हैं, एंटी करप्शन के जज यहाँ पे बैठते हैं, तो जो सरगोदा डिवीजन लगती है, सरगोदा डिवीजन के केस जो है वो फैसलाबाद में आते हैं। इसी तरह अगर हाई कोर्ट बेंच बनता है तो सरगोदा डिवीजन फैसलाबाद से मुंसलिक हो सकती है, और इस समेत जो नज़दीकी शहर फैसलाबाद को लगते हैं तो वो इससे मुंसलिक हो सकते हैं। तो फैसलाबाद में अगर हाई कोर्ट बेंच का क़याम अमल में लाया जाता है तो मैं समझता हूँ कि न सिर्फ वकला के लिए बल्कि फैसलाबाद की आवाम के लिए भी, के बजाय इसके कि वो 1.5 से 2 घंटा और 3 बहुत घंटे दूर दूर से आने वाले साहिलीन के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है अज़ादार वो आसानी पैदा होगी, क्योंकि हमने देखा है कि लोग आते हैं, वकला की तो एक रूटीन है, उन्होंने जाना है, उनके लिए आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन जितने भी हम बात करते हैं साहिलीन की, उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक बड़ा मेजर इशू है जिसका सॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा और भी बड़े सारे इशू है जिसके हवाले से दावे तो ये किए जाते हैं कि वो जो है उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन देखना यह है कि आने वाले वक्त में जो भी कैंडिडेट इलेक्ट होकर आता है क्या वो इन तमाम मसाइल को हल कर पाता है या नहीं। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और डिस्ट्रिक्ट बार इलेक्शन के हवाले से जो है वो गुफ्तगू जारी है कि किस तरह से हर कैंडिडेट जो है मुतहरिक है। जाहिर बात है कि जैसे ये इलेक्शन करीब आते हैं तो हर किसी की कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को अपनी तरफ लेकर आ सके ताकि जो जीत का जायका है उसे चख सके। लेकिन किन दो अगर कैंडिडेट्स के या जितने भी कैंडिडेट हैं उनके दरमियान जो है मुकाबला तगड़ा है, उसी हवाले से मजीद बात करेंगे। अज़ादार बहुत सारे मसाइल के हवाले से तो हर कोई यकीन दहानी करवाता है कि वो हल करवा देगा अगर वो इलेक्ट होकर आता है। तो आप क्या समझ रहे हैं कि किन कैंडिडेट्स के दरमियान जो मुकाबला है वो खासा सख्त दिखाई दे रहा है? देखिए, सीट्स जो हैं वो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में या सदर या सेक्रेटरी की सीट, ये 2 सीट्स ही अहम होती हैं। और फैसलाबाद में जैसे मैंने पहले बताया कि 4 सदर के उम्मीदवार हैं और 6 जो हैं वो सेक्रेटरी बार के उम्मीदवार हैं। और अब इनमें जो मुकाबला है, जो दूसरी सियासत है और डिस्ट्रिक्ट बार जो वकला की सियासत है, इसमें फ़र्क है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि मिसाल के तौर पे 13 जनवरी को इलेक्शन होने जा रहा है, तो अब बाहर की जो सियासत है वो 12 और 13 जनवरी की जो दरमियानी शब है, इस टाइम जो रात के औकात में होती है। और कुछ सदर के कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो सेक्रेटरी का जो उम्मीदवार है उसके साथ जो है वो मिक्स हो जाते हैं और इनके साथ जो है इनका पैचअप हो जाता है। फिर कोशिश होती है कि जी जो सेक्रेटरी के वोट होंगे वो उस उम्मीदवार को जाएंगे जिनकी हमायत का इन्होंने एक दूसरे के साथ मुआहदा किया, और जो सदर का उम्मीदवार होगा उसके जो वोट होंगे वो सेक्रेटरी को जाएंगे। तो इसलिए फैसलाबाद की हमने जो वकला की सियासत देखी है वो न सिर्फ 12-13 जनवरी की जो रात है वहाँ पे कुछ ना कुछ फैसला हो सकता है, बल्कि इसके अलावा हमने अक्सर औकात ये भी देखा है कि जब आखिरी लम्हात जो है वो वोट कास्टिंग के हवाले से जा रहे हैं तो जो हमारे सीनियर हमने देखा है कि जो वकला हैं वो अपने कैंडिडेट्स को जो है वो फ़ौरन रुख चेंज करने के हवाले से भी हदायतनामा जारी कर देते हैं कि आपने जिसकी हम सपोर्ट कर रहे हैं उसे नहीं, अब फलाने कैंडिडेट को जो है वो आपने वोट कास्ट करने हैं। ऐसा तो क्यों? वो बस यही तो सियासत है वकला की। ये तो मैंने कहा कि जो दूसरी सियासत है, जो जनरल सियासत है और जो वकला की सियासत है, इसमें काफी फर्क है। अच्छा। और आखिरी टाइम तक जो है वो किस टाइम क्या जो है वो बाजी पलट जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए जो वकला के इलेक्शन है वो आखिरी दम तक, जब तक वोट कास्ट नहीं हो जाते
तब तक जो है वो वकला की सियासत का अमल दखल जो है वो जारी रहता है। और जो हमारे सीनियर वकला होते हैं वो बाकायदा तौर पे मोर्चे संभाल लेते हैं और वो देख रहे होते हैं, सारा जायजा लगा रहे होते हैं कि फलाने वकला को जो है वोट ज़्यादा जा रहे हैं या फलाने की जो है वो हम देख रहे हैं कि कम उससे जो है वोट कास्ट हो सकते हैं। तो उस तमाम जो है वो उसका अमल का जायज़ा लेते हुए उसके बाद ही कोई लाएमल इख्तियार करते हैं। तो फैसलाबाद में मैं ये कहूँ कि फलाना सदर जो है वो जीत सकता है तो ये कबल वक्त होगा, और इसी तरह सेक्रेटरी के वाले से बात करूं तो ये भी कबल वक्त होगा, क्योंकि वकला के जो सियासत के इलेक्शन है वो आखिरी लम्हे तक जो है वो जारी रहते हैं और आखिरी लम्हात में जो है वो बाजी पलटती है। मतलब बिफोर टाइम ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन जीतेगा, कौन नहीं। नेक टू नेक जो है वो कंपटीशन चल रहा है। मैंने जैसे जिक्र किया कि 5000 वकला के वोट है तकरीबन, बायोमेट्रिक का वोट कास्ट हो रहे हैं तकरीबन 3-4 साल से। अब इसमें आप ये देखें कि 23 के करीब उम्मीदवार आ गए, कैंडिडेट आ गए। अब इसमें 4 जो सदर के उम्मीदवार हैं और इन 4 में से ज़ाहिर बात है चारों जो कैंडिडेट हैं, मैं समझता हूं कि चारों कैंडिडेट जो हैं वो इस वक्त मैदान में बड़े मजबूत हैं और बड़े ही मजबूत उम्मीदवार के तौर पे मद्दे मुकाबले एक दूसरे के सामने आए हैं। तो इसलिए जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगा। ये नहीं कि एक अगर मैं कह दूं कि फलाना जैसा मुजाहिद हुसैन पंसोता साहब खड़े हैं, मियां अनवारुल हक साहब खड़े हैं, राय सैफ रहमान भट्टी साहब खड़े हैं, और जो सदर हैं डिस्ट्रिक्ट वार फैसलाबाद के राना शाहद मुनीर, वो भी 2024-25 के लिए जो दोबारा बतौर सदर के उम्मीदवार के हवाले से वो सामने आए हैं। तो अब मैं इस वास्ते के ये बात कर रहा हूँ कि चारों उम्मीदवार जो हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और इनके साथ साथ जो पीछे बैक में जो वकला के कम्यूनिटी है या वकला के जो ग्रुप हैं वो बहुत तगड़े उनमें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ना सिर्फ सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि उन्हें वोट के हवाले से भी हमने उनकी कंपेन वगैरह देखी है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कैंडिडेट जीतेगा वो बहुत ही कम मार्जिन से जीतेगा। ये नहीं कि कोई सैकड़ों की तादाद से वो लीड दे जाएगा, नहीं। चंद एक वोट से मेरे ख्याल में 40-50 या 100 के मार्जिन से अगर कोई भी कैंडिडेट जीता है सदर या सेक्रेटरी की सीट पे तो यही इतना ही मार्जिन होगा, इससे ज्यादा मैं समझता हूँ मार्जिन नहीं। चलें, ये कहना तो कबल वक्त होगा कि कौन जीतेगा कौन नहीं, लेकिन फिलहाल जो सिनेरियो चल रहा है जाहिर बात है कि हम एक बड़ी ही जो है वो नंबर्स देखते हैं हमारे पास जो है वो यंग वकला के है। तो आपको वो सारे सिनेरियो में क्या दिखाई दे रहा है कि हमारे जो यंग लायर्स हैं वो किसकी तरफ हैं, और जितना भी मतलब ओवरऑल भी अगर तादाद की जैसे आपने कहा कि 5000 के करीब जो है वो वोट कास्ट होता है, तो आपको नंबर ऑफ वोट्स किसकी तरफ ज्यादा लगते हैं? देखिए, इसमें जो आपने यंग वकला की बात की, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि अब कैंडिडेट्स की जो तादाद है वो बढ़ती जा रही है। अगर फीमेल्स की स्पेशली बात करें तो उनका किस तरफ आप समझ रहे हैं कि ज्यादा उनका इंटरेस्ट किस कैंडिडेट की तरफ ज्यादा वो है? फैसलाबाद में फलान सेक्रेटरी की सीट के ऊपर 2 उम्मीदवार हैं और दोनों खवातीन हैं। मर्द कोई भी उम्मीदवार जो है वो फलान सेक्रेटरी की सीट पे सामने नहीं है। पिछली दफा इम्तियाज चौहान जो थे वो फलान सेक्रेटरी के तौर पे उम्मीदवार सामने आए थे और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे फलान सेक्रेटरी की सीट पे। इस बार 2 खवातीन हैं, दोनों के दरमियान ज़ाहिर बात है मुकाबला होगा। और इसके साथ साथ खवातीन की आपने बात की तो इस दफ़ा पाकिस्तान बार कौंसल की हदायत पे जो एक सीट मखसूस कर दी गई है नायब सदर की सीट, कि नायब सदर की जो सीट है वो खातून के लिए जो है वो मखसूस करार दे दी गई है। इसलिए अब जो इलेक्शन होंगे वो खवातीन के दरमियान जो है वो नायब सदर की सीट पे होंगे। अब जो मर्द हजरात हैं वो नायब सदर की सीट से जो है वो अवॉइड करेंगे और खवातीन के दरमियान जो है वो नायब सदर की सीट पे मुकाबला होगा। अब रही बात यंग वकला के हवाले से, तो यंग वकला के हवाले से मैं बात करूँ कि ज्वाइंट सेक्रेटरी की जो सीट है वो हमने अब ज़्यादातर यंग वकला के पास देखी है कि जो यंग वकला है ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट ऐसी है जो 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि एक मजबूत होती जा रही है। इसके लिए कैंडिडेट भी ज़्यादा आते हैं और इसमें यंग वकला जो भरपूर तरीके से हिस्सा भी लेते हैं। और यंग वकला को हमने सदर या सेक्रेटरी की कैंडिडेट की बजाय हमने ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे जो हमने यंग वकला को ज़्यादा देखा है वो काफ़ी मुतहरक नज़र आते हैं। ज्वाइंट सेक्रेटरी की सीट पे न सिर्फ मुतहरक नज़र आते हैं बल्कि सपोर्ट वोट कंपेन के हवाले से ना तो कह सकते हैं कि जो यंग वकला हैं उनका रुझान बजाय सदर या सेक्रेटरी की सीट के बजाय उनका जो रुझान होता है जो वो कहते हैं कि बस हमारा ज्वाइंट सेक्रेटरी जीत गया, समझो हम जीत गए। तो यंग वकला को ज़ाहिर बात है वोट के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, चैम्बर के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ क्योंकि अब हुकूमत की जानिब से भी मुख्तलिफ SOP मुतारफ़ करवा दिए गए हैं कि आपने मुख्तलिफ टेस्ट जो पास करने हैं तो फिर आप LLB के जो है वो स्टूडेंट बन सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं।
सकते हैं। उसके बाद अगर आपने LLB की डिग्री मुकम्मल कर दी है तो उसके बाद आपको फिर वो टेस्ट पास करना पड़ेगा एक, उसके बाद आपको जो है वो डिग्री दी जाएगी और डिग्री के बाद फिर वकला का जो है टेस्ट होता है और उसके बाद जो है वो उन्हें मेंबरशिप डिस्ट्रिक्ट बार की जो है वो फ्राहम की जाती है। इसलिए एक काफ़ी अरसा दरकार होता है। और पहले ऐसे होता था कि जी आपने LLB की अगर आपने डिग्री ले ली है या आप एडमिशन लेना चाहते हो, आप कहीं हो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में, जारी बात है सरकारी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी में तो मेरिट बहुत हाई होता है। प्राइवेट का होता है कि आप गए हैं, एडमिशन लिया है, वहाँ पे जाके आपका एडमिशन हो गया, क्लास अटेंड की नहीं की, आपको डिग्री मिल गई है, डिग्री के बाद आप आए हैं डिस्ट्रिक्ट बार में और आप आके जो है वो यहाँ पे ऐसे उनके डिस्ट्रिक्ट बार के मेंबर जो है मुंतखब हुए और हैं। इन तमाम सिनेरियो में इलेक्शन का क्योंकि जारी बात दौर है, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि हर जो कैंडिडेट है उसके सपोर्टर्स हैं बड़े भरपूर अंदाज से जो है वो इलेक्शन की तैयारियां कर भी रहे हैं और कंपेन्स भी चला रहे हैं। इन तमाम सूरत हाल में जो साइलिन है और जो रूटीन के कोर्स के मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं? साइलिन को किसी तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है या फिर जो केसेज हैं वो स्मूथली जा रहे हैं, उसकी सुनवाई वगैरह? जीनत, जो हमने देखा है अब तक निज़ाम फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट बार में, जो वर्किंग लॉयर है उसके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो कंपेन कर सके या वो इलेक्शन लड़ सके। ज़्यादातर हमने वो अफराद देखे हैं जो कि वर्किंग लॉयर्स नहीं है, यानी कि उनके पास केसों की समाअत ना होने के बराबर है। वो कभी आते हैं, वो अगर आए भी तो अपने चैम्बर की हदूद तक महदूद हैं या वो डिस्ट्रिक्ट बार कचहरी तक महदूद हैं। कोई एक आध केस उनका अगर अपना कोई होता है हफ्ते बाद, 15 दिन के बाद या महीने के बाद वो सामने आते हैं। कई चेहरे ऐसे होते हैं जो पहली दफ़ा हमें देखने में नजर आते हैं और हम कहते हैं अच्छा ये भी वकील हैं, और पता चलता है कि ये सदर या सेक्रेटरी की का कैंडिडेट है या ये ज्वाइंट सेक्रेटरी का कैंडिडेट है या नायब सदर की सीट का कैंडिडेट है। तो इसलिए जो वर्किंग लॉयर्स हैं उनके पास तो टाइम ही नहीं है कि वो वोट दे सकें, कंपेन कर सकें। तो वो तो अपने केसों की तक ही महदूद रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इस कामों में पड़ गए तो हमने अपना जो नुकसान करना है। तो जो वकील दूसरे इलेक्शन लड़ते हैं उनका केसों से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं होता। तो इसलिए कहा जा सकता है कि असरअंदाज इस तरह से नहीं होते कि जिस तरह केसों पे वकला के इलेक्शन जो असरअंदाज हो सकते हैं। मगर ये ज़रूर होता है कि 13 जनवरी को जिस तरह इलेक्शन की डेट दी गई है तो उस दिन जो है वो वकला की जानिब से अदालतों में पेश नहीं होते और एक सर्कुलर जो जारी किया होता है कि जी आज वकला का इलेक्शन है इसलिए वो आज अदालतों में पेश नहीं होंगे और एक छुट्टी सा जो है वो माहौल होता है। मगर दूसरी जानिब जो जजेस हजरात होते हैं, जो जुडिशरी होती है, वो अपनी ड्यूटी पे आते हैं और पूरे जो ड्यूटी के फ़राइज़ होते हैं, जाहिर बात है केसों में डेटें डलनी होती हैं, वो केसों में डेट्स वगैरह डाल देते हैं। होता भी ऐसे है कि हमने देखा है कि हाई कोर्ट बेंच या दीगर इशूज़ के हवाले से जब भी वकला ने स्ट्राइक किया, हड़ताल किया या ऐलान किया जाता है कि हम कल को जो है केसों की समाअत के लिए अदालतों में पेश नहीं होंगे, तो यही होता है कि वकला पेश नहीं होते और जो जजेस हजरात हैं या जो डिस्ट्रिक्ट का जुमला है वो अगली तारीखों में जो है वो डेट डाल देता है केसों की समाअत के हवाले से। इलेक्शन की वजह से जो है वो साइलिन को इतना ज्यादा मुश्किलात का वो फर्क नहीं पड़ा है और जाहिर बात है कि वो एक निजाम जो है वो आसान अंदाज से चल रही है। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और शहर फैसलाबाद में हमने बहुत सारी जगह पर देखे कि तरक्याती मंसूबे शुरू हुए और उन तरक्याती मंसूबों में एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हमेशा से उनके फीडबैक लेने के लिए खुद पहुंच जाते हैं। लाइट हॉस्पिटल की बात की जाए तो हमने देखा कि उसकी रिवैम्पिंग का काम स्टार्ट हुआ और फिर 31 जनवरी तक उसकी लास्ट डेट दे दी गई। वो काम कहाँ तक पहुंचा है और क्या अपना जो हदफ दिया गया है, डेडलाइन दी गई है 31 जनवरी की, वहां तक वो काम कंप्लीट हो सकेगा या नहीं, और मजीद पोलियो के और नमूनियों के हवाले से क्या सूरत हाल है, इसी मौजू पर बात करेंगे। और अज़ादार, जैसे कि हमने देखा है कि गुज़िश्ता कुछ माह में वज़ीर आला बड़ा ही मुतहर्रिक रहे हैं। उन्होंने जहां पे कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करवाए हैं फिर उसका उसी तरह से फीडबैक भी लिया है और जब रिवैम्पिंग का काम हमने देखा है कि स्टार्ट हुआ और उसके हवाले से उन्होंने जब अपना लास्ट विजिट भी किया तो उन्होंने जो है 31 जनवरी की डेट भी दी। तो वो काम अभी कहां तक पहुंचा है और आपको लगता है कि जितनी डेडलाइन दी गई है तब तक काम कंप्लीट हो जाएगा? देखिए जीनत, कल मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, सीनियर डॉक्टर थे वो, तो वो कह रहे थे कि हम ये रिवैम्पिंग को ही आजकल ज़ाहिर बात है मौजू बना हुआ है। कुछ डॉक्टरों को ऑफिस के हवाले से जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो वो ये कह रहे थे कि हम तमाम डॉक्टर यही सोच रहे थे कि या तो ठेकेदार भाग जाएगा, इससे काम नहीं होगा और ये जो काम अधूरा रह जाएगा। मगर वो कहते हैं कि हमें इस वक्त बहुत बड़ा शौक लगा जब हमने देखा है कि नहीं भाई
काम जो बड़ी तेजी से जारी है और 24-24 घंटे हो रहा है। और उनकी बात चलिए शुक्र है ये प्लेजेंटली शॉक था कि खुशगवार शौक जो है ना वो अच्छे होते हैं बजाय इसके कि बंदा देख के परेशान हो जाए। उनके लिए है जो सीनियर डॉक्टर हैं, बहुत पुराने डॉक्टर हैं और उन्होंने अस्पताल बनते भी देखे हैं, अस्पताल गिरते भी देखे हैं। तो वो कहते हैं कि यार हम खुद हैरान हो गए कि 24-24 घंटे काम हो रहा है और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, उनकी बात सुनने के बाद मैंने भी कहा चलो मैं भी विजिट करता हूँ। मैंने बाकायदा तौर पर विजिट किया, अलाइड हॉस्पिटल के ओपीडी में गया हूँ। तो मैं जब अंदर एंटर हुआ तो वाकई वहाँ पे एक नक्शा तब्दील हुआ है, लगता ही नहीं कि ये अलाइड हॉस्पिटल की पुरानी ओपीडी है। वहाँ पे बहुत खूबसूरत माहौल बन चुका है। और इसके साथ साथ मैंने सर्जिकल इमरजेंसी जो कि दोबारा से तामीर की जा रही थी उसका विजिट किया, वहाँ पे माहौल देखा तो वाकई एक अच्छा और खुशगवार माहौल नजर आया कि एक कह सकते हैं कि अच्छी एक किसी सरकारी इमारत में हम इंटर हुए हैं। जो पुराने जो थे वो कि आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में इंटर होते हैं तो वहाँ पे आपको गंदगी के ढेर नजर आते हैं, खून गिरा हुआ है या मुख्तलिफ फर्श ख़राब हैं या बेड शीट ख़राब हैं या दीवारें ख़राब हैं, दीवारों के ऊपर निशान लगे हुए हैं। तो वो ऐसा कुछ भी वहाँ पे नज़र नहीं आया। बिल्कुल एक अच्छा और एक नया माहौल के एक हम किसी इंटरनेशनल सतह के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ का विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे तमाम जो लाइट्स वगैरह का बंदोबस्त वगैरह कर दिया गया है। इसके साथ साथ दीवारों जो कमरों के दरवाजे थे वो वहाँ पे लगा दिए गए हैं, सीलिंग्स वगैरह लगा दी गई हैं, बिजली का वहाँ पे कर दिया गया है। फ्रेश के हवाले से जो है वो काम बड़ी तेज़ी से जारी है। तो उम्मीद है कि 31 जनवरी से पहले ओपीडी को जो है वो फाल कर दिया जाएगा। सर्जिकल इमरजेंसी भी मुझे लगता है कि फाल हो जाएगी। अब बात रह जाती है इंडोर के हवाले से जी। तो एक खदशा सा है कि शायद इंडोर का थोड़ा बहुत जो है वो काम रह जाए और वो शायद कोई 1 से 2 माह वो डिले हो सकता है। तो कह सकते हैं कि 80 से 90% या 70 से 80% जो है वो काम 31 जनवरी से पहले जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। जिस रफ्तार से अभी काम जारी है, अगर इसी रफ्तार से काम जारी रहा तो उम्मीद है कि काम जल्द से जल्द मुकम्मल होगा। और इसके साथ साथ देखें मोहसिन नकवी जो मोहसिन रज़ा नकवी इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, निगरान वज़ीर आला पंजाब, वो रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग ले रहे हैं। अब हमने देखा है डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो रोज़ाना कभी अलाइड 1 में नज़र आएंगे, कभी वो आपको अलाइड 2 में नज़र आएंगे। डेली विजिट करते हैं, डेली देखते हैं कितना काम हुआ, कितना काम रहता है और उससे मुतलिक जो है वो ब्रीफिंग दी जाती है चीफ सेक्रेटरी को या फिर सीएम पंजाब को। तो ना सिर्फ ये नहीं कि खाली करवा के छोड़ दिया गया है, उसके ऊपर फोकस भी है और उससे मुतलिक रोज़ाना की बुनियाद पर ब्रीफिंग भी ली जा रही है। हम भी रोज़ाना कवरेज पे जाते हैं, डिप्टी कमिश्नर की जब पता चलता है कि वो विजिट कर रहे हैं तो हम उनसे रोज़ाना की बुनियाद पर सवाल जवाब करते हैं कब तक कंप्लीट हो जाएगा। तो महकमा बिल्डिंग के जो अफसरान हैं वो साथ होते हैं और जो ऐसे ठेकेदार जो कि काम करवा रहे हैं इस वक्त वैम्पिंग के वाले से तो वो भी वहाँ पे मौजूद होते हैं। तो वो तमाम फिर तजिया करते हैं कि जी अब इतना काम कंप्लीट हो चुका है, ये जो शोबा है ये फाल कर दिया जाएगा, ये शोबा थोड़ा सा जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। तो जो ताख़ीर का शिकार हो सकता है उससे भी कोशिश की जा रही है कि वक्त से पहले जो है वो फाल कर दिया जाए, उसका काम जो है वो मुकम्मल कर दिया जाए। उम्मीद है कि 31 जनवरी तक काम जो है अलाइड 1 के और अलाइड 2 के काफ़ी हद तक जो है मुकम्मल कर लिए जाएंगे। ना सिर्फ मुकम्मल कर लिए जाएंगे बल्कि मरीजों के लिए जो है वो ओपीडी या सर्जिकल इमरजेंसी या दीगर जहाँ पे तामीराती काम मुख्तलिफ वार्ड्स में जारी हैं तो वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुकम्मल कर दिए जाएंगे और उसे उस तरह से खोल भी दिया जाएगा मरीजों के लिए ताकि वो आएँ और वहाँ से जो है वो सेहत के बिल्कुल सेहत से मुतालिक जो है वो सहूलियत से मुस्तफिद हो सकें। जिस तरह से अभी 4 रोज़ हो भी गए हैं, 8 जनवरी से हमने देखा है कि पोलियो कैंपेन्स का भी जो है वो बाकायदा आगाज़ हो गया है, पोलियो के ड्रॉप्स फिर से पिलाए जा रहे हैं। तो पोलियो के हवाले से क्या सूरत हाल है? देखें फैसलाबाद में जैसे आपने पहले सर्दी का जिक्र किया और ये माह जनवरी 2024 की जो है वो पहली इंसदाद पोलियो मुहिम कैंपेन है जो कि फैसलाबाद में मनाई जा रही है। अब इस सर्दी की शिद्दत में आप गली मोहल्लों में तो कैंपेन कर सकते हैं, बिल्कुल आप खुद तसव्वुर करें कि अगर देहाती जो इलाके हैं और जो खेत वगैरह हैं और वहाँ पे जो लोगों की झोंपड़ियाँ जो लोगों के घर छोटे छोटे बने हुए होते हैं और 4-4, 5-5 किलोमीटर का आप सफ़र करके जाते हैं, उन खेतों में से गुजर के जाते हैं इस सर्दी में, तो वहाँ पे जाके आपने एक बच्चे को या 2 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने हैं। तो जाहिर बात है पोलियो टीमें जो है वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं। तो वालिदैन को भी चाहिए कि वो जिम्मेदारी का सबूत दें कि इस मौसम मुश्किलात का सामना मगर इसके बावजूद बच्चों को तीसरे रोज़ की रिपोर्ट के से बात की जाए तो 2,99,000 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए और मजमूई तौर पर 3 रोज़ की रिपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो 8,28,000 बच्चों को मजमूई तौर पे 3 रोज़ के दौरान पोलियो के कतरे पिलाए गए।
15,36,770 बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का हदफ महकमा सेहत की टीमों की जानिब से जो है वो इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर किया गया है। और ऐसे में 4869 टीमें जो है फैसलाबाद में ड्यूटी का फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं। पहले फैसलाबाद में ऐसे होता था कि 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम मनाई जाती थी, और जो 15 लाख का टारगेट है ये 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाता था, और 2 रोज़ जो है इसमें बाद तोसी दी जाती थी, ताकि अगर कहीं पे कोई पोलियो कतरे पीने से महरूम बच्चा रह गया है तो उसे तलाश करके पोलियो के कतरे पिलाए जा सकें। मगर अब सूरत हाल ये है कि हुकूमती हदायत पे पोलियो कैंपेन जो है वो 5 जनवरी से बढ़ा के 5 रोज़ से बढ़ा के 7 रोज़ तक कर दी गई है, कि 5 रोज़ में आपने जो 3 रोज़ में पहले मतलूबा हदफ 15,36,000 का हासिल किया जाता था, अब आपने 5 रोज़ में वो मतलूबा हदफ हासिल करना है, और बाद में से 2 रोज़ा इसमें तोसी देनी है, ताकि अगर कहीं कोई बच्चा पोलियो कतरे पीने से महरूम रह गया तो उसे पोलियो कतरे पिलाए जा सकें। इसलिए अब 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम है। मगर इसके बावजूद अगर पिछली कैंपेन ख्याल से बात की जाए जो कि 2023 नवंबर में आखिरी बार मनाएगी, नवंबर और दिसंबर में, क्योंकि 28 नवंबर को शुरू हुई, 3 से 4 दिसंबर तक वो कैंपेन जारी रही, तो उसमें हमने देखा कि 30 से 35 हज़ार बच्चे ऐसे थे जो कि पोलियो टीमों को घरों में नहीं मिल सके। और जिस तरह से अज़ादार अब तो मौसम की शिद्दत भी इस तरह से है, तो इसमें जारी बात है कि काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है पोलियो टीम्स की जानिब से भी, और फिर उस तरह से हमारे यहाँ जो फैमिलीज़ हैं वो उतना जो है वो कॉपरेट नहीं करती हुए हमें दिखाई देती। तो अल्लाह करे कि इस बार जो है वो सूरत हाल बेहतर हो और तमाम जितने भी बच्चे घरों में मौजूद हैं या स्कूल्स में मौजूद हैं उनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा सके। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे वक्त हुए छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और अच्छी बात यह है कि हॉस्पिटल्स में लाइट हॉस्पिटल की अगर बात करें तो रिवाम्पिंग का काम बड़ी ही तेज़ी से जारी है। 80 to 85% तक जो है वो उम्मीद कर सकते हैं कि 31 जनवरी तक का काम मुकम्मल हो जाएगा, और उससे मरीजों के लिए खोल भी दिया जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन साथ ही साथ अगर सेहत के हवाले से बात करें तो जैसे जैसे मौसम की शिद्दत बढ़ी है, सर्दी में हमने देखा है कि नमूनिया के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आए, और इसी हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो ब्रीफिंग भी की है। उस ब्रीफिंग में उन्होंने क्या कहा और उसकी क्या डिटेल्स हैं ये जानेंगे अज़ादार से। अज़ादार, नमूनिया के हवाले से बहुत सारे केस हमने देखा है कि अब सामने आए हैं, बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं, तो क्या ब्रीफिंग दी है वज़ीर आला निगरान? देखिए, कल जब निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया ब्रीफिंग दी, तो उन्होंने कहा कि अभी मैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल का विजिट करके आ रहा हूँ और वहाँ पे ये सूरत हाल है। अच्छा, उसके बाद फिर डायरेक्टर न्यूज़ हैं गोंदल साहब, उनकी तरफ से हमें भी हदायतनामा मौसूल हुआ कि आप भी हॉस्पिटल का विजिट करें और चेक करें कि क्या फैसलाबाद में सूरत हाल है। फैसलाबाद में एक ही हॉस्पिटल है, चिल्ड्रन हॉस्पिटल, जो कि तकरीबन 250 बेड पे इस वक्त फाल है फ़िलहाल, और 1100 बेड का कहते हैं ये हॉस्पिटल बनेगा, और मरीज़ बच्चों के लिए एक अच्छी यहाँ पे इलाज की जो सहूलियात हैं वो मुयसर आ सकेंगे, बजाय इसके कि मरीज़ बच्चे इलाज की सहूलत के लिए लाहौर का रुख करते हैं, लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाते हैं, वो फैसलाबाद चिल्ड्रन हॉस्पिटल में इलाज की सहूलत जो है वो हासिल कर सकेंगे। तो वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल होने की वजह से मैंने फिर वहाँ पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल डॉक्टर राना सुफियान, मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, तो उन्होंने कहा कि मुझे थोड़ा सा टाइम दे, मैं अभी आपको डिटेल देता हूँ। फिर उन्होंने मुझे कोई 10-15 मिनट के बाद बताया कि हमारे 10 रोज़ में 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक 1200 बच्चे जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, और 1200 में से 30 बच्चे जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। तो ज़ाहिर बात है एक बड़ी तादाद बनती है। तो मैंने पूछा कि वजह क्या है, सहूलियात का फुकदान है, कोई मशीनरी ख़राब है, वेंटिलेटर ख़राब हैं, ऑक्सीजन सही तरह से नहीं आ रही, या मेडिसिन नहीं है, या डॉक्टर नहीं है, क्या वजह है कि? तो उन्होंने कहा कि तमाम हमारे पास इलाज की सहूलियात मौजूद हैं, मेडिसिन मौजूद है, वेंटिलेटर मौजूद हैं, ऑक्सीजन भी ठीक आ रही है, मगर बच्चे आते ही उस वक़्त हैं जब वो इंतहाई सीरियस हो जाते हैं, तो फिर वालिदैन जब वो लेके आते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी बच्चे को बुखार है, तेज़ बुखार है, ये मेरी ज़ुबान नहीं, जैसे आप ब्रेक से पहले ब्रेक के दौरान बात कर रही थी कि आपको कभी फ़ोन भी आते हैं कि जी बुखार है तो इसके लिए कोई दवाई तजवीज़ कर दें। तो अब जो वालिदैन हैं, अब अलामतें जो हैं वो डॉक्टर बता रहे होते हैं, और हम भी डॉक्टरों के तवज्जुह से आवाम तक पहुँचा रहे होते हैं। तो अब डॉक्टर ये कहते हैं कि अगर सीने में से सीटी की तरह की आवाज़ का आना, सांस बच्चों को लेते हुए दुश्वारी पेश होना, बुखार होना, ये नमूनिया की अलामात हैं। बिल्कुल ठीक। अगर ऐसी अलामात पे भी वालिदैन तवज्जो नहीं देते बच्चों पे, और वो नहीं चेक करवाते कि ठीक हो जाएगा, और वो टोटके करते हैं, तो ज़ाहिर बात है टोटके कहीं मुफीद भी साबित होते हैं। ये नहीं कि हम टोटकों को ये कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं होते,
टोटके कई मुफीद साबित भी होते हैं, मगर कुछ डॉक्टरी हम अपने घर में ही करनी शुरू कर देते हैं और जब बच्चा इंतहाई सीरियस हो जाता है तो फिर हम किसी हॉस्पिटल में लेके पहुंचते हैं। जब हम हॉस्पिटल में लेके पहुंचते हैं तो बच्चा जो है वो ऑलरेडी ही तकरीबन काफ़ी हद तक सीरियस होने के बायस वो उसकी सांसें जो है बहुत कम रह चुकी होती हैं। जाहिर बात है, आप हॉस्पिटल में गए हैं, वहाँ पे आपने चार्ट बनवाया है, बच्चे को ड्रिप लगेगी, अमले की शदीद कमी ऑलरेडी रहती है, 1, 2, 4, 5 स्टाफ नर्स होंगी, वार्ड भरा हुआ होगा, वो कभी किसी बच्चे को देख रही होगी, कभी किसी बच्चे की ड्रिप उतार रही होगी, कभी चेंज कर रही होगी वो, तो जाहिर बात है उसने बाकी बच्चे भी देखने हैं, जो नया इमरजेंसी में बच्चा आया उसे भी एडमिट करना है। और अब जो बंदा बीमार हो चुका, बीमार तो आप चंद मिनटों में चंद घंटों में हो सकते हैं, मगर आपको जब इसकी रिकवरी है बीमारी के हवाले से तो उसके लिए हमने देखा है कई दिन लग जाते हैं। कि एक बुखार होता है, अचानक से बुखार हुआ और वो हमारे यहाँ ये बड़ा एक तासुर है ना कि अगर कोई वायरल इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, तो हम समझते हैं कि मौसमी है, खुद ही से उसका इलाज कर दें। तो यहाँ पे जो गफलत होती है वालिदैन की जानिब से, वो फिर जो है वो बड़े नुकसान का बायस बनती है। जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। अज़ादार, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया। और जितने भी देखने वाले पेरेंट्स हैं वो इस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो लाइटर नहीं लें कि अगर उनका बच्चा बीमार है, क्योंकि मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। अगर सांस लेने में मसला है, इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का कोई भी मर्ज है तो एहतियात जो है वो बेहतर है इलाज से। तो जरूरी है कि आप जाकर डॉक्टर से कंसल्ट करें। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आज शहर फैसलाबाद में सब्जी, फ्रूट और चिकन के क्या भाव हैं ये जानना बड़ा जरूरी होता है शहरियों के लिए, ताकि उनकी खरीदारी में आसानियां पैदा हो सके। और भाव जानने के लिए हमें अपने स्पेशल सेगमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि है आज के भाव। आज की रेट लिस्ट के हवाले से हमें अपडेट करेंगे मोहम्मद बिलाल डोगर। जी बिलाल, बताइएगा। तो तेजी देखी जा रही है, फल भी आज तेजी पकड़ते दिखाई दिए। प्याज 10 रुपए महंगा हुआ, 150 से 160 रुपए किलो, 185 से 195 रुपए किलो। अदरक थाईलैंड 15 रुपए महंगा हुआ है, 505 से 520 रुपए किलो। सब्ज मिर्च 4 रुपए महंगी हुई है, 128 से 132 रुपए किलो। खीरे 10 रुपए महंगे हुए हैं, 85 से 95 रुपए किलो। शिमला मिर्च 20 रुपए महंगी से 205 रुपए किलो। धनिया 30 रुपए महंगा हुआ है, 175 से 205 रुपए किलो। सेब काला कुल्लू 10 रुपए महंगा हुआ है, 290 से 300 रुपए किलो। सेब गोल्डन 200 पे है। केला 145 रुपए दर्जन पे बरकरार है। अंगूर टॉफी 10 रुपए महंगा हुआ है, 330 से 340। अमरूद 10 रुपए सस्ता हुआ है, 120 से 110। अनार बदाना 10 रुपए महंगा हुआ है, 610 से 620 रुपए किलो। अनार कंधारी 410। किन्नू 150 रुपए दर्जन पे बरकरार है। खरबूजा 20 रुपए महंगा हुआ है, 160 से 180 रुपए किलो पे पहुंच चुका है। हफ्ते का चौथा रोज है, कल आखिरी रोज होगा। मुसलसल 3 रोज तक महंगाई ने जो है आम आदमी के ऊपर पंजे अपने ज्यादा जो है वो गाड़े हैं, जिस बिना के ऊपर आम आदमी की जेब के ऊपर चीजें, अशिया खुर्दोनों जो है भारी साबित हो रही हैं। जी थैंक यू सो मच बिलाल, आप हमें आज की रेट लिस्ट से जो है वो अपडेट कर रहे थे। और महंगाई की शरह में हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ जो है वो इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों के लिए बड़ी सारी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। अल्लाह करे कि जल्द जो है वो इलेक्शन हो और उसके बाद जो है वो हालात बेहतर हो सकें, क्योंकि आवाम के लिए हालात में सर्वाइव करना बड़ा ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। जैसे जैसे हम हालात की बात करते हैं तो कारोबारी हालात भी जो है वो 2023 में कुछ कदरे खुशगवार नहीं रहे हैं। बहुत ज़्यादा मुश्किलात का, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ा है। और 2024 के स्टार्ट होते ही ये उम्मीदें वाबस्ता की जा सकती हैं कि बाकी का जो पूरा साल है उसमें बहुत सारी बेहतरियां आ सकें, बहुत सारे चेंजेस आ सकें। और रेवेन्यू के हवाले से भी अगर स्पेशली बात करें तो 2023 के एंड में कितना रेवेन्यू जो है उससे क्लिक किया गया और उससे कारोबारी जिंदगी पे कितना ज़्यादा जो है वो खुश आयन या फिर हम कहें कि गैर खुशगवार असरात जो है वो मरतब हुए, तो वो किस तरह के हालात रहे। इसी तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है मियां जफर इकबाल, सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच कमिंग सर, आपकी तशरीफावी का बड़ा शुक्रिया। सर, हालात कैसे जा रहे हैं? 2024 जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर कारोबारी जिंदगी के हवाले से अगर मैं पूछूं तो 2023 कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का मशकूर हूँ और तमाम सिटी 41 का स्टाफ और ख़ुसूसी तौर पर सिटी 41 के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि 2023 अप्स एंड डाउन का साल है और इसमें बहुत से वाक़यात रूनमा हुए और पाकिस्तान के अंदर ख़ुसूसी तौर पे एसएमई सेक्टर, चूँकि मेरा ताल्लुक एसएमई सेक्टर से है और ख़ुसूसन स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटन इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, ये हमारी डोमेन में आती है। तो हम समझते हैं कि
पाकिस्तान के अंदर स्मॉल ट्रेडर्स के लिए हर वक्त सख्तियां और प्रॉब्लम क्रिएट किए जाते हैं, और यही वजह है कि 2023 के अंदर भी कुछ महीने तो ऐसे भी गुजरे कि हमारे दोस्त अहबाब जो कारोबारी थे वो इंतहाई कसमपसी का शिकार हुए। अब अगर मैं ये बात कहूं कि 2024 का एंड जो है वो हमारे लिए बहुत खुशाइन था, 2023 का एंड 2024 का आगाज हमारे लिए बेहतर नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि जो मौजूदा सेटअप है निगरान गवर्नमेंट का, उसके वजीर तजारत पंजाब ने जिस तरह मेहनत की, जिस तरह उन्होंने कारोबारी अफराद के साथ मुलाकातें करके उनके मसाइल को हल करने की कोशिश की, और उसके साथ साथ फेडरल के अंदर हमें जो वजीर तजारत गौहर एजाज साहब आए, वो एक मंजे हुए बिजनेसमैन हैं और एक बहुत ही ज़हीन इंसान है, और उन्होंने जिस तरह अब्रॉड जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए बहुत से ऐसे मुआहदे किए जिसके असरात आने शुरू हो चुके हैं, और उससे हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होना शुरू हुई है। अगर आप हर महीने के टारगेट्स को देखें, हर महीने की एक्सपोर्ट को देखें, इंपोर्ट को देखें, तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त हम जो सेकेंड हमारा हाफ था 2023 का, उसके अंदर हमारा डेफिसिट भी कम हुआ, और जब डेफिसिट कम होता है तो इसके असरात तमाम तबका फिक्र पे आते हैं, खासकर बिजनेस कम्युनिटी के अंदर आते हैं। लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि इस सारे अमल के दौरान अभी तक हमारी गवर्नमेंट ने शायद तवज्जो नहीं दी, या उसके पास टाइम नहीं है कि वो बिजली के बिलों को उस हिसाब से नीचे लाते, जिस तरह अब डॉलर भी आस्ता आस्ता नीचे आ रहा है, महंगाई की शरह कम होती जा रही है, और इंटरनेशनल मार्केटों के अंदर ऑयल और गैसेस के रेट कम हुए हैं। तो लिहाजा हमारी जो छोटी इंडस्ट्री है वो उसके लिए दो ही मेन सोर्स हैं, बिजली और गैस। जब आप उसकी कीमत कम नहीं करेंगे, बल्कि बड़ी इंडस्ट्री को भी यही चीजें चाहिए होती हैं, और आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जब नीचे आएगी तो लामहला वो चीजें आप हर जो शहरी है उस पर असरअंदाज होंगी। इसी तरह हमारा ये एक मौक़िफ़ है कि इस दफा जो हमारा एग्रीकल्चर है, वो भी हमारे मिनिस्टर एग्रीकल्चर भी हैं, ये SM तनवीर, और वज़ीर तजारत भी पंजाब, इन्होंने जिस तरह मेहनत करके एग्रीकल्चर के अंदर डेवलपमेंट करवाई और जिस तरह प्रोडक्शन बेहतर कराई, जिससे मैं समझता हूं कि नियर अबाउट $2 बिलियन की तो हमारी कपास की इंपोर्ट जो है वो कम होगी उससे, कि हमारी कपास अच्छी हुई, हमारी चावल की फसल अच्छी हुई, और चावल के अंदर हमारे पास एक्सपोर्ट के ऑर्डर बहुत ज्यादा आए इस वक्त। हमारा जो चावल के अंदर काम करने वाले फैक्ट्रियां हैं वो बहुत खुश हैं, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर जब आप ये चीजें अजनास की पैदावार बढ़ती है तो उसके असरात भी आवाम तक आने चाहिए। हमारे पास देखेंगे तो ना सब्जी के रेट कम हुए, ना फल के रेट कम हुए, और ना ही दीगर अजनास जो हमारी जरूरियात जिंदगी में अहम है उसके रेट उस तरह कम हुए जो होने चाहिए। क्योंकि छोटा ताजर जो है वो इससे मुतासर होता है, और छोटे ताजर के मुतासर होने से उसकी लेबर जो है उससे रिलेटेड जो है, अगर 70% आप मुल्क का इकोनॉमी को देखें तो वो तो स्मॉल ट्रेडर्स एंड कॉटन इंडस्ट्री के पास है। तो जब उससे वाबस्ता लोग जो है, जो उनसे जुड़े हुए खानदान होते हैं, जो मजदूर तबका है, वो भी सारा मुतासर होता है, और वो उसकी इस वक्त हालत इस्तेदाद नहीं है कि वो महंगी चीज खरीद सके, और इसके ऊपर इंतजामिया को बेहतर लाहे अमल करना चाहिए। और जिस तरह वजीर आला पंजाब दिन रात मेहनत करके बहुत से इश्यूज के ऊपर जा रहे हैं, खुसूसन मैं उनको देखता रहता हूं कि वो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत रैपिडली विजिट कर रहे हैं इस वक्त, और उससे काफी बेहतरियां नजर आ रही हैं। लेकिन क्या ही बेहतर होगा कि अगर पंजाब गवर्नमेंट, अब तो टाइम बहुत कम रह गया है कि अगर इलेक्शन होते हैं, क्योंकि अगर का सवालिया निशान जरूर इस वक्त मौजूद है, क्योंकि रूमर्स बहुत ज्यादा हैं, इस मुल्क अफवाहों की जद में है, और वो क्या होगा, क्योंकि जब तक आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं देंगे और उसमें इन्वॉल्वमेंट खत्म नहीं करेंगे इदारों की, तो डेफिनेटली बात है उस वक्त अवाम मुतमईन नहीं होंगे। अवाम मुतमईन उस वक्त होंगे जब उनको हर चीज फ्री काम करने की इजाजत होगी, और जब आप फ्रीली इलेक्शन में जाएंगे, फ्रीली हर चीज होगी, तो फिर इंटरनेशनली भी आपकी पजीराई ज्यादा होगी। चूंकि अक़वाम आलम आपको क्या देखता है कि आपके अंदर जमहूरियत किस हद तक फ्री एंड फेयर चल रही है। बिल्कुल।
और बड़ा ज़रूरी भी होता है, जैसे कि आपने कहा है कि 2023 के लास्ट पे एक अच्छी बात ये हुई है कि जो रेवेन्यू कलेक्शन का टारगेट था वो हद से ज़्यादा हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बेहतरी कारोबार में दिखाई दी है। और आप क्या समझते हैं कि अगर इसी तरह से हमें एक टारगेट सेट करना, जैसे अगर हम बात करें कि बाकी भी ज़िंदगी की बात करते हैं शोबों की, तो हमें माइलस्टोन्स बनाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कारोबारी ज़िंदगी में भी क्या इसी तरह से बेहतरी लाई जा सकती है कि अगर हम जो है वो अपने माइलस्टोन्स को पहले सेट करें और फिर उन टारगेट्स को अचीव करते जाएं, और इस तरह से जो हम अपनी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स उनको ओवरकम कर सकते हैं? जी जीनत, देखें आप, मैं समझता हूँ कि ये जो टारगेट अचीव हुए हैं, ये टारगेट तो डेफिनेटली जब बजट दिया जाता है उसके अंदर टारगेट फिक्स किए जाते हैं कि पहले हाफ के अंदर इतना टैक्स रेवेन्यू हमारा कलेक्शन होनी चाहिए, सेकंड हाफ में ये होनी चाहिए। अब 31/12 को जो एंड हुआ है उसके अंदर लाम वाला टैक्स जो है, इसी तरह जैसे हमारा कोविड के अंदर टारगेट से ज़ायद टैक्सेस मिले थे और बेहतरी आई थी, अब फिर वही चीज हुई है। उसकी वजह यह है कि निगरान गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियां इंट्रोड्यूस करवाई जिससे कारोबारी अफराद बेहतरी की तरफ गए, कारोबार बेहतर हुए। देखिए, टैक्स कोई आपने कोई गन पॉइंट पे नहीं लिया। मुझे कोई एफबीआर का ऑफिसर बता दे, चेयरमैन साहब को मैं दावत देता हूं, मेरे पास आए फैसलाबाद, हमें बताएं कि ये आपने गन पॉइंट पे लिए या हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने खुद अदा किए। इसको किसी को आपको मुझे नहीं एक भी मेरे पास रिपोर्ट ऐसी, हालांकि फैसलाबाद के अंदर मैं समझता हूं जो एफबीआर का डिपार्टमेंट है और यहां पे चीफ चूंकि नए, मेरी अभी उनके साथ मुलाकात नहीं हुई, चीफ कमिश्नर साहब के साथ मैं सुना है कि वी इज वेरी नाइस ऑफिसर, बड़े वजादार ऑफिसर हैं और समझदार ऑफिसर है, मैं मिलूंगा जरूर उनसे। लेकिन उनके नीचे जो अमला काम कर रहा है वो ब्लैकमेलिंग में अंदर है। हम समझते हैं छोटे ताजों को बिला वजह टॉर्चर किया जाता है, ब्लैकमेल किया जाता है। हम बारहा इसके ऊपर निशानदेही कर चुके हैं और बाय नेम कर चुके हैं कि ये ऑफिसर जो है इनको रोका जाए और ये नहीं होना चाहिए। जब एक शख्स अपनी टैक्स रिटर्न में अपनी हर चीज क्लियर कर रहा है और ये नया ड्रामा चल रहा है कि 5 साल पुराना टैक्स का वो निकालते हैं रिटर्न, उसके अंदर एक नोटिस देते हैं और विद इन डेज उसके ऊपर एक ऑर्डर पास कर देते हैं जो बाद में अपीलों में जाके ब्लैकमेलिंग का आंसर साबित होता है। लिहाजा हम ये समझते हैं कि जब टैक्स पेयर खुद टैक्स प्रॉपर सही दे रहा है और अच्छी प्रोफाइल रखता है तो फिर अपने ऑफिसर्स को रोका जाए, छोटे ऑफिसर को, जूनियर ऑफिसर जो है, और उसके अंदर खुसूसी तौर पर जूनियर ऑफिसर नए हमारे असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जो आते हैं उनके साथ जो नीचे अमला होता है, उनका स्टाफ होता है, वो उनको मिसगाइड करके गलत काम करवाता है क्योंकि वो ब्लैकमेलिंग के आदी हो चुके हैं। इनकी इंक्वायरियां होनी चाहिए, इनका रिकॉर्ड, इनकी बाकायदा जो है स्क्रूटनी होनी चाहिए कि इनके पास प्रॉपर्टियां कहां से आई, इनके पास इंडस्ट्रियां कहां से आई। बहुत से हमारे यहां पे फैसलाबाद के अंदर जो स्टाफ बैठा है उसने अपने बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर किए हुए हैं। मैंने 36 साल में वो चीजें नहीं बनाई जो उन्होंने विद इन ईयर्स यहां पे जॉब करके बना ली है। मतलब अगर ये कहा जाए कि जो टैक्स पेयर है उसको जिस तरह से रिलीफ मिलना चाहिए उस तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है, ये कहना जो है वो जो है बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और साथ ही साथ जो है स्मॉल ट्रेडर्स की अगर स्पेशली बात करें तो उनको आपको लगता है कि जो बड़े कारोबारी हजरात हैं उनकी निस्बत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, टैक्स भी पे करते हैं और फिर उस तरह से रिलीफ भी नहीं मिलता है और कानून के शिकंजे भी उनके गिर्द ही जो है वो तंग रहते हैं? डेफिनेटली। देखिए, मैं यही बता रहा था कि आपको कि इस वक्त स्मॉल ट्रेडर्स हैं, खासकर हमारे, या कॉटन इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है, हमारे पास ना तो वो वकील उस तरह के होते हैं, ना हमारे पास फाइनेंस मैनेजर होते हैं, ना हमारे पास, जैसा कि हमने सर हालात देखे हैं कि सर्वाइवल करना बड़ा ही जो है वो कारोबारी हजरात के लिए मुश्किल रहा है। और कारोबार जो है जारी बात है उसमें अप्स एंड डाउन्स जो है वो उसका हुस्न होते हैं, उसकी खूबसूरती होते हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो उन्हीं के रिलीफ के लिए होती है, जिसमें से टैक्स की अगर बात की जाए तो टैक्स अदा करना जहाँ पे एक इंडिविजुअली हर शहरी का फर्ज भी बनता है और जिम्मेदारी भी बनती है, उसके बरक्स उसको जो है वो उस तरह का रिलीफ नहीं जब मिलता है तो मुश्किलात में इजाफा होता है। इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और कारोबारी हजरात की अगर बात की जाए तो बहुत ही मुश्किल साल रहा उनके लिए 2023-2024 के शुरू होते ही उम्मीद की जाती है कि दीगर इंडस्ट्रीज की तरह, क्योंकि पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो फैसलाबाद जो है वो मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। ये बहुत अहम तजारती मरकज़ है और लोगों का जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा फैसलाबाद से जुड़ा हुआ है। टेक्सटाइल के लिहाज से देख लें, पावर लूम्स के लिहाज से देख लें, किसी भी तरह की अगर हम सनती इंडस्ट्री की बात करते हैं तो फैसला
फैसलाबाद को उसका हब समझा जाता है और बहुत ज़्यादा हमने जो है मुश्किलात का सामना भी किया है। अगर स्मॉल ट्रेडर्स की बात की जाए तो जाहिर बात है कि जब मुश्किलात की बात करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स पे करने के बावजूद भी उस तरह का रिलीफ नहीं मिल पाता जो उनका हक बनता है, जो टैक्स पेयर का हक बनता है। तो इस सब के पीछे की क्या वजूहत है और इन तमाम सूरत को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है, इस हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। मियां साहब, जैसे आपने बताया है कि स्मॉल ट्रेडर्स जो है वो टैक्स भी पे करते हैं, उसके बावजूद भी उनको उस तरह से रिलीफ नहीं मिल पाता। और 2023 में खुशाइन बात यह है कि जो रेवेन्यू है वो टारगेट से ज़्यादा उसकी कलेक्शन हुई है। तो आप समझते हैं कि 2024 में हालात अब स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो है जो हमारे छोटे ताजर हैं उनके लिए बेहतर हो जाएंगे? मैंने देखे बहुत सी दफ़ा यहाँ पे बैठ के ये बात की है कि मैं इस चीज़ का को फ़रोग़ देने की तरफ हमेशा रहा हूँ कि हमारे हर ताजर को टैक्स देना चाहिए। लेकिन मेरा जो टैक्स डिपार्टमेंट खासकर ऑफिशियल्स बैठे हैं यहाँ पे, उनसे एक ही सवाल है कि जब जो टैक्स दे रहे हैं आप जब उनको टारगेट उनके डिस्टर्ब करेंगे, टारगेटेड उनके ऊपर बिला वजह उनको डिस्टर्ब करते रहेंगे, नोटिस देते रहेंगे, तो फिर आप किस तरह ये करेंगे कि मैं मिसाल है कि मुझे एक नोटिस बिला जवाब आता है गलत, मैं उसकी रिप्लाई करता हूँ, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड करता हूँ, इसके बावजूद अगर मुझे वो तंग करते हैं तो मैं अपने मेंबरान को कैसे मोटिवेट करूंगा या अपने इर्द गिर्द हल्का बाप जो नहीं टैक्स देने वाला उसको कैसे मोटिवेट करूंगा? मैं तो कोशिश करता हूं उनको मोटिवेट करने की भी टैक्स दो। अगर हमने वो बाहर को डेलीगेशन लेके जाना है तो लामहला उसके लिए हमें ज़रूरत होती है कि अच्छी टैक्स रिटर्न हो, अच्छा बैंक बैलेंस हो और उसकी अच्छा टर्नओवर हो सालाना, जिसके ऊपर उसका वीज़ा लगाने में आसानी पैदा हो। तो वीज़ा जो है इंटरनेशनली आप जब भी बिजनेस विजिट के लिए जाते हैं, किसी एग्जीबिशन में जाते हैं, जो कि हम अक्सर अपने मेंबरान को मुख्तलिफ ममालिक लेके जाते हैं, तो वो उस वक्त ही अच्छा लगेगा जब आपका टैक्स जो पे किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को आप टैक्स दे रहे हैं वो अच्छा होगा, उससे आपकी एक वर्थ बनती है। और यही हमारी देखिए फैसलाबाद के अंदर बहुत सी ऐसे दुकानदार हैं जो टैक्स नहीं देते, हमें भी पता है। हमने 12 एफबीआर को बाकायदा निशानदेही की कि आप इन लोगों को साथ बैठें, इनके साथ मीटिंग्स करें, आए उसको हम फैसिलिटेट करते हैं, एक मीटिंग अरेंज करते हैं, होस्ट हम बनते हैं, डिनर देते हैं, लंच देते हैं, इनको मोटिवेट करके इन जो ऑफिशियल यहाँ पे इलेक्टेड लोग बैठे हैं मुख्तलिफ तंजीमों के, उनके साथ बैठें, उन्हें कहें कि अपने इलाके के लोगों को समझाएं कि टैक्स दें। अब गवर्नमेंट 5 शहरों में करने जा रही है एफबीआर की तरफ से, जो हम सुन रहे हैं कि जो 5 बड़े शहर है उसके ऊपर कुछ एक नए मैकेनिज्म के साथ वो टैक्स कलेक्शन के ऊपर जा रहे हैं। टैक्स कलेक्शन देखें, आपके टारगेट से ज्यादा तो टैक्स आपको मिल गया, आप आसान हो गए, अब हमने आगे बढ़ना है क्योंकि मुल्क को कर्जों से भी तो निकालना है ना। ये तो नहीं कि हम मकरूज दर मकरूज होते जाएं और हमारी आने वाली नस्लें, ये मैंने एक लास्ट कुछ चंद साल पहले हमारे आर्मी चीफ के साथ हमारी एक सिटिंग हुई थी कराची के अंदर, इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी के ऊपर एक सेमिनार हुआ था, तो मैंने सवाल किया था वहां पे कि मैं जब पैदा हुआ था तो मकरूज नहीं था, अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूं और मुझे 35-36 साल 38 साल हो गए, 38 साल हो गए टैक्स देते हुए, अब मेरे बच्चे जब जवान हो रहे हैं तो वो मकरूज दर मकरूज है, क्या मैं उनको कहूं कि जी आप जितनी जल्दी हो इस मुल्क से निकल जाएं और किसी ऐसे खुशहाल मुल्क का शहरियत लें, या कोई ऐसा मैकेनिज्म आप देंगे मिलके हमारे साथ कि जी इनको हम ये अपनी जिंदगी में देख सकें कि ये सब कर्ज के बगैर जी रहे हैं? उसके लिए मेहनत करनी है, हमने सब ने मिलके मुल्क को इस बहरान से निकालना है। हमारे मुल्क के अंदर बहुत पोटेंशियल है। मैं चूंकि एलीट क्लास में भी मेरा बैठना उठना, चूंकि फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर भी हमारा माशाल्लाह ग्रुप इस वक्त विन किया है, तो वहां भी हमारी पूरे, मैं पहले भी उसमें मेरा 7वां इलेक्शन है जो हमने विन किया है। अचीवमेंट है जी अल्हम्दुलिल्लाह, लगातार 7वां इलेक्शन हमने विन किया पूरे पाकिस्तान का। हमारे वाइस प्रेसिडेंट होता है एक नॉमिनी चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर का, उसको हम नॉमिनेट करते हैं और जिसको मैं नॉमिनेट करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 7वां इलेक्शन है, लगातार हम जीते 8 सालों में, चूंकि अब 2 साल का हो गया इलेक्शन। तो हम ये समझते हैं कि जब हम उन लोगों के अंदर भी बैठते हैं तो उनका भी जहन हम देखते हैं, उनकी भी विजन देखते हैं क्या है।
आपको जो रेवेन्यू कलेक्शन हुई है इसके अंदर किसी की, मैंने पहले बताया, कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं थी। ये खुद दिया है ना, ये बिलॉस हर बिजनेस कम्युनिटी ने दिया है। इसके लिए ये कहना है कि जी एफबीआर ने बड़ी मेहनत की, एफबीआर की मेहनत की, एफबीआर एक कस्टोडियन है। टैक्स कलेक्टर मेरे वो इदारे हैं जो मैं एक इदारे को सप्लाई करता हूं और वो इदारा टैक्स डिडक्ट करके जमा करा देता है। कलेक्टर वो है मेरा, वो कलेक्शन करता है, करके गवर्नमेंट को जमा कराता है। आप देखना सिस्टम ऐसे बनाए जा रहे हैं और बहुत अच्छी चीज है कि हम टैक्स के अंदर किसी किस्म की कोई भी जो हेरा फेरी है उसको रोका जा सके। और उसके अंदर जैसे जैसे आईटी के अंदर हम दाखिल हो रहे हैं और हमारा एफबीआर हो रहा है, उसमें बेहतरी आ रही है। और उसकी वजह यह है कि हमारी इंपोर्ट के अंदर, हमारी एक्सपोर्ट के अंदर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जहां जहां भी टैक्स की जरूरत होती है, टैक्स को रेशो होती है, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट होकर उसको जमा हो रही होती है। और जो जमा नहीं कराता उसको डेफिनेटली इदारा यकीनन एफबीआर उससे पूछता भी होगा, उसकी कलेक्शन उससे लेता भी होगा, जो भी उनके तरीक़ेकार है। हमने एक प्रपोजल दी थी एफबीआर को कि आप इसके साथ साथ कुछ ऐसे मेयर्स लें जिसके अंदर अगर मैं किसी इदारे को सप्लाई करूं तो इसकी इंश्योरेंस हो मेरी। और इंश्योरेंस जो है इंटरनेशनल, आप नेशनल लेवल पे एक इंश्योरेंस ले लें जिसके अंदर 2 बिलियन, 4 बिलियन, 10 बिलियन, आपके पास कोई मुश्किल नहीं है। इतने बड़े टारगेट के बाद 2 बिलियन की इंश्योरेंस लेना मुश्किल नहीं, इससे ज्यादा नहीं होगा इश्यूज। जो लोग वक्त पे पेमेंट नहीं करते, इंश्योरेंस कंपनी उसको पेमेंट दे दे। लेकिन आपके पास ये इख्तियार है कि इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर उस पेमेंट देने वाले से पेमेंट कलेक्ट कर ले। मेरे पास इख्तियार नहीं है कि अगर मैं कोर्ट में जाता हूं तो मेरे पैसे मर जाते हैं, उससे एफबीआर का टैक्स भी जाता है, इनकम टैक्स भी जाता है, सेल टैक्स भी जाता है। तो वो सारी चीजों पे नुकसान एफबीआर का होता है। मेरा तो अपना होगा ही होगा, लेकिन उसका भी होता है। तो ये चीजें ऐसी हैं जिसको हमें करना है। चूंकि इंटरनेशनली अगर आप जाएं तो देखें वहां पे आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होती है, वहां पे आपको हर तरह की, आपका घर है उसकी प्रॉपर इंश्योरेंस होगी, आपका गाड़ी है उसकी इंश्योरेंस होगी। तो उससे क्या होगा कि आपको हर तरह से सेफ्टी नजर आती है। मैं पाकिस्तान में टैक्स दे रहा हूं और इतना अच्छा टैक्स पे कर रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन मुझे उसके बदले क्या दे रहा है एफबीआर? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या दे रही है? मेरी कोई जिंदगी सिक्योर नहीं है। मैं खुदा न खास्ता इस वक्त मुझे कुछ हो जाए तो मेरी फैमिली को कौन उसके ऊपर देगा? इंटरनेशनली तो अगर मैं इतना टैक्स गवर्नमेंट ऑफ किसी भी वेल एस्टेब्लिश कंट्री के अंदर दे रहे होते हम लोग, तो डेफिनेटली वहां पे हमें पता होता है कि 60 साल के बाद हमें ये बेनिफिट मिलने हैं या 65 साल के बाद ये बेनिफिट मिलने हैं। तो क्यों नहीं एफबीआर इसके ऊपर तवज्जो देता? क्यों नहीं लोगों को मोटिवेट करता कि आप इतने साल लगातार टैक्स दें, अच्छी टैक्स दें, और उसके बदले हम आपको जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप रिटायर होंगे, एक रिटायरमेंट की भी तो लाइफ होनी चाहिए ना। बिजनेस कम्युनिटी का मतलब ये तो नहीं है कि बिजनेसमैन 100 साल का भी हो जाए तो वो जिबा ही होता जाए, टैक्स ही देता जाए। उसका भी एक हद होनी चाहिए कि उसको भी रिलैक्स होना चाहिए। अब मुल्क के अंदर बहुत से स्ट्रेस हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, अब उनसे निकालना चाहिए हमें, ताकि हम लोग भी कुछ थोड़ा आसान और इजी अपनी लाइफ को गुजार सके। हमारे लिए हर चीज मुश्किल की हुई है इन्होंने। बिल्कुल। और सर इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हमारे यहाँ जो है वो उस तरह से गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रियल पॉलिसीज भी नहीं मुरतब की जाती कि हर कारोबारी तबके को, या चाहे वो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या वो बहुत बिजनेस टाइकॉन्स, उनको पता हो कि सबके लिए जो रूल्स हैं वो एक जैसे हैं, सबने उन्हीं पॉलिसीज को फॉलो करना है ताकि जो बिजनेस है वो अच्छे से चल सके। क्योंकि जब बिजनेस अच्छे से चलेंगे, रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू जनरेट होगा तो ऑटोमेटिकली जो हमारी मुल्क की इकॉनमी है वो बेहतर होगी। और इस हवाले से कि हमारी कितनी आसान जो है वो इंडस्ट्री पॉलिसीज होनी चाहिए और इसका आने वाले टाइम पे हमारे कारोबार पे क्या असरात मुरतब होंगे, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबारी हजरात के हवाले से बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना उनको रहा है। गुज़िश्ता कुछ सालों से हमारे कारोबार को काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को फेस करना पड़ा है। टैक्स उसमें एक बहुत बड़ी वजह होती है कि जब आप टैक्स पे करते हो तो आपको उस तरह के रिलीफ भी मिलते हैं। इसमें कितना एफबीआर का किरदार रहा, कितना हमारे जो स्मॉल ट्रेडर्स हैं या हमारे बिजनेस कम्यूनिटी है उसका कितना ज़्यादा किरदार होना चाहिए, क्योंकि हर एक शख्स को अपनी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना बहुत ज़्यादा
ज़रूरी है, और जब हम टैक्स पे करते हैं उसके बाद एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस तरह के रिलीफ मिले, और इंडस्ट्रीज़ पॉलिसीज़ इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। अगर तो बेहतर पॉलिसीज़ हुकूमत की तरफ से बनाई जाएँ तो हर किसी को पता हो, बिज़नेस कम्युनिटी में, चाहे वो छोटा बिजनेस कर रहा है, चाहे वो बिजनेस टाइकॉन्स हैं, तो उनको पता होगा कि उन पॉलिसीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना चीज़ें बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ हो सकती हैं। तो पॉलिसीज़ का मरतब किया जाना और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ का आना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, इस हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। मेरे साहब, जैसे आपने बताया कि टैक्स पेयर को जो है वो टैक्स पे करके भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो आप नहीं समझते कि अगर गवर्नमेंट की जानिब से जो है वो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बना दी जाएँ ताकि हर शख्स को पता हो कि मैंने इन पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, तो कारोबारी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो सकती है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि देखिए, पंजाब गवर्नमेंट जो है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब और ख़ुसूसन हमारे वज़ीर तजारत एहसन तनवीर बहुत ज़्यादा फोकस किए हुए हैं इन सारी चीज़ों को। और ये पहली दफ़ा है कि जो इंडस्ट्री के लिए बहुत सी ऐसे एनवायरनमेंट मुहैया किया गया है जिससे इंडस्ट्री परवान चढ़े। मुझे ये एजाज़ हासिल हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने मुझे यहाँ पे फेडमिक के अंदर डायरेक्टर बोर्ड का बनाया, मैं इस वक्त फेडमिक बोर्ड का बाकायदा एक डायरेक्टर हूँ। और जब हम वहाँ पे पहले मीटिंग हुई, उसके बाद 1-2 मीटिंगों के बाद हमने देखा, कोशिश की, और मैं अपने तमाम बाकी बोर्ड डायरेक्टर जो हैं, टोटल 12 डायरेक्टर हैं जिनमें से एक चेयरमैन है, तो मैं अपने चेयरमैन और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के साथ साथ CEO का भी मशकूर हूँ कि जिन्होंने हमें भरपूर मेरा साथ दिया कि हमने यहाँ पे SME जोन डिज़ाइन करवाया है। ओके। और जो SME जोन है उसके अंदर हमने ये रखा है तकरीबन 88 मरला कह लें, ½ एकड़ के राउंड अबाउट वो प्लॉट होगा। अच्छा। वो हम बहुत ही आसान कीमत पे अपने जो बिजनेस कम्युनिटी के छोटी इंडस्ट्री लगाने वाले लोग हैं उनको देंगे, और उसकी हमारी प्लानिंग ये है कि अभी उसको फाइनल करने जा रहे हैं हम, कि उसमें से 25% एडवांस लिया जाएगा, बाकी 2 साल की साथ होंगी। और मैं ये समझता हूँ कि इंतहाई सस्ते रेट जो है उसके ऊपर जाके जब आपको कोई 64-65 लाख में अगर ½ एकड़ जगह मिल जाए, और वो भी इंडस्ट्रियल स्टेट M3 के अंदर, जो कि इस वक्त पॉपुलर इंडस्ट्रियल स्टेट है पाकिस्तान की, CPEC की वजह से उसका बहुत अहम मुकाम है, तो उसके साथ हम ये समझेंगे कि उसके अंदर जितनी जल्दी हो सके वो हमारे छोटे ताजर जो प्लॉट लेके उसको फौरी बनाएं, और उसको वो मलकियती प्लॉट दिए जाएंगे ये। और ये मैं समझता हूँ पंजाब गवर्नमेंट का एक तोहफा होगा, हमारे मिनिस्टर इंडस्ट्री का ये तोहफा होगा, और हमारी कोशिश है कि इसी महीने उसका इफ्तिताह करवाएं। हमने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव साहब से मेरी लास्ट जो मीटिंग हुई थी उसमें हमने यही डिसीजन लिया था कि इसको हम जितनी जल्दी हो सके बोर्ड से अप्रूव करवा के, तो चीफ मिनिस्टर साहब को बुलाएं, अपने मिनिस्टर इंडस्ट्री को बुला के इसका इफ्तिताह कराएं और लोगों को प्लॉट दें, ताकि ये हंगामी बुनियादों पे यहाँ पे इंडस्ट्री लगेगी। लामौला जब इंडस्ट्री लगेगी तो उससे आपके बहुत से जो नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलेगा, और जब नौजवानों को रोज़गार मिलेगा तो ये जो इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त बेरोज़गारी का सैलाब आया हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा एक हमें कह लें कि तक़वियत मिलेगी कि इंडस्ट्री लगाने से उन लोगों को रोज़गार मिल जाएगा, और वो बेरारवी से बचेंगे। उनके घर के जो वालिदैन हैं, उनके ये बहन भाई परेशान हैं इस वजह से कि यहाँ पे आप डिग्रियां तो ले रहे हैं लेकिन जॉब्स नहीं मिल रही, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इतनी जॉब्स नहीं है कि हर बंदे को अकोमोडेट करे। लिहाजा इसको अकोमोडेट करने के लिए सबसे बड़ा सोर्स आपका SME सोर्स है। जब SME इंडस्ट्री लगेगी तो उसके अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जॉब्स पे आएंगे और उनके घर के किचन चलेंगे। बिल्कुल, और 25% सिर्फ आप पे करके उन जो हजरात हैं उनको मालिकाना हकूक हासिल होंगे। जी बिल्कुल, उसको 25% देने के बाद फौरी वो अपना कब्जा लें, लेके वहाँ फैक्ट्री बनाएं, डिज़ाइन, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें हम दे रहे हैं, जिसके साथ कोशिश है हमारी कि अगर हमें बोर्ड ने अलाउ कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने, और मुझे यकीन है कि मौजूदा वज़ीर आला के होते होते अगर हमने ये काम कर लिया तो वो जिस हद तक दिलेराना फैसले करते हैं, और बहुत सी चीज़ें इसके अंदर ऐसी होंगी जो बहुत से इदारों को हम कट ऑफ करेंगे। अभी आपने देखा होगा मीडिया के ऊपर भी बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर लाहौर में बाकायदा शुरू हो गया है,
वो काम जो कई माह तक लोगों को वो एनओसी नहीं मिलते थे, वो 14 दिन 15 दिन 10 दिन के अंदर मिल रहे हैं। और उसके अंदर वजीर आला खुद भी उनको कर रहे हैं और वजीर जो है हमारे सूबाई वजीर वो बाकायदा मॉनिटर कर रहे हैं और बाकायदा उसकी रिपोर्ट ले रहे हैं। और उन्होंने फोकस किया हुआ है कि ये इंडस्ट्री लगाने वाले जो है नए इंडस्ट्रियलिस्ट जो है जहाँ भी वो इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और हमारे ऐसे जो जॉइंट वेंचर के साथ मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी जितना जैसे चाह रहे हैं इस मुल्क के अंदर इंडस्ट्री लगाना में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। और ये चीज़ अब फैसलाबाद में भी शुरू हो जाएगी। बल्कि हमने एक लेटर लिखा हुआ है वज़ीर आला पंजाब को कि फैसलाबाद के अंदर और बाकी भी जहाँ जहाँ हमारे चैम्बर्स हैं पंजाब के अंदर, चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर, वहाँ पे उन शहरों के अंदर एसएमई फैसिलिटेशन सेंटर भी बनाए जाएं ताकि हमारे जो कारोबारी अफराद है, ख़ुसूसन हमारा दुकानदार है, अगर उसको कोई काम करवाना है, मिसाल है उसने नादरा का काम है, उसको पासपोर्ट बनवाना है, उसको टैक्स जमा कराना है, एक्साइज का काम है, तो वो बजाय इसके कि मुख्तलिफ इलाकों में जाके मुख्तलिफ टाइम के ऊपर जाए, वो एक ही दफ़ा उस फैसिलिटेशन सेंटर के अंदर आए। सर, जहाँ पे बहुत सारे अच्छे काम होते हैं वहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री जो है ना मुश्किलात का शिकार है और उन्हीं तमाम मसाइल में हमारे जो एनर्जी क्राइसिस एक बहुत बड़ा मसला है, उससे किस तरह से जो हमारी इंडस्ट्री ओवरकम कर सकेगी, इसी हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त छोटी सी ब्रेक का। विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10। कारोबारी जिंदगी के हवाले से गुफ्तगू जो है वो जारी है कि किस तरह से जो है वो निगरान हुकूमत भरपूर कोशिश कर रही है और इसमें जो है निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब का बहुत अहम किरदार है कि वो कारोबार के लिहाज से भी उसी तरह से कोशा हैं ताकि जो है बहुत टाइम से हमने बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स को देखा है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से कारोबार बहुत ज़्यादा मान पड़ गया। स्मॉल ट्रेडर्स के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह की फैसिलिटीज़ इन फ्यूचर उनको दी जाएंगी ताकि कारोबार जो है वो मज़ीद बेहतर हो सके। जैसे सर आप बता रहे हैं कि एसएमई इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट होगी और लोगों को उसमें लैंड दी जाएगी और सिर्फ महज 25% में वो मालकाना हकूक़ हासिल कर सकेंगे, और किस तरह के जो है वो बेनिफिट्स इस पूरे प्रोजेक्ट में उनको मिल सकेंगे? देखिए, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश ये होती है कि हम जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से डिमांड करें वो तमाम पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री के मेंबरान से इस्तिफादा हासिल करें। और यही वजह है कि हमने जो फेडमे के अंदर एसएमई जोन बनाने जा रहे हैं वो 100 एकड़ पे मुहित है और उसके अंदर हमने ½ एकड़ के प्लाट जो तकरीबन डिज़ाइन करवाए हैं और उसके अंदर 25% के साथ जब आप एप्लीकेशन देंगे तो आपको मालकाना हकूक़ पे वो जगह जो है आपको मिल जाएगी, कब्ज़ा मिल जाएगा, जिसको आप जितनी जल्दी उसके अंदर इंडस्ट्री लगाएंगे तो आपका फ़ायदा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब गवर्नमेंट को, मेरी विश है कि जब वज़ीर आला पंजाब उसके इफ्तिताह के लिए आए और मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त भाई एहसन तनवीर जो सूबाई वज़ीर भी हैं, वो हमारे लीडर भी हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के, वो भी साथ डेफिनेटली आएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि पंजाब गवर्नमेंट जिस वक्त जो पंजाब बैंक के ज़रिए 1 करोड़ रुपए का लोन जो है 5% मार्कअप पे ऊपर सब्सिडाइज लोन है वो दे रहे थे, लेकिन अभी वो कुछ महीनों से वो हेल्ड हुआ है। मैं देख रहा हूँ कि उसको नहीं दिया जा रहा। तो अगर उसी को दोबारा बहाल भी करें, बल्कि उसके अंदर इजाफा करके उसको 3 करोड़ तक, खासकर फेडमे के अंदर इंडस्ट्री जो लगेगी उसके लिए 3 करोड़ तक का लोन अगर वो साथ दे दें सब्सिडाइज 5% वाला, तो यकीनन उसके अंदर जो इंडस्ट्री लगाने में बहुत ज़्यादा हमें तकवीयत मिलेगी। और हम कोशिश करेंगे कि ये 2 सालों के अंदर विद इन 2 या 3 साल, बाकी तो पता नहीं है कि मुझे के बोर्ड के डायरेक्टर आने वाली गवर्नमेंट हमें रखती है या किसी और को लाती है, लेकिन अगर मैं उस बोर्ड के अंदर मौजूद रहा तो मेरी कोशिश होगी कि अगले 2 से 3 साल के अंदर उसको मुकम्मल जो है वहाँ पे इंडस्ट्री लग चुकी होगी और वो चल रही होगी और उससे लोग इस्तिफादा हासिल कर रहे होंगे। और यकीनन जो फेडमे के अंदर इंडस्ट्री लगेगी उसको टैक्स के भी मुख्तलिफ सहूलतें मौजूद होंगी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी सहूलतें मौजूद होंगी। तो हम इंटरनेशनली भी जो कोशिश करेंगे कि जो हमारे वर्ल्ड बैंक और एशिया तरक्याती बैंक है
उसके ज़रिए भी कुछ फंड्स जो हैं ऐसे हमारे हमें मिले जिससे हम SME को प्रमोट कर सकें। और हमारी विश है, क्योंकि मैं पूरे पाकिस्तान के चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री को यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के प्लेटफॉर्म पे चेयरमैन हूँ तमाम पाकिस्तान के SME चैम्बर्स का। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पहले भी बताया कि 7 इलेक्शन हम विन कर चुके हैं। और ये मेरी अल्लाह का शुक्र है कि दोस्तों के साथ लगाव है, क्योंकि हमारा चैम्बर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर स्मॉल इंडस्ट्री बानी चैम्बर है। पहला चैम्बर बना था ये पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर। जब ये कानून 2013 में आया तो हमने लाइसेंस लिया और उसके बाद हम उसको रन कर रहे थे। तो उसके साथ साथ अब 15 चैम्बर पूरे पाकिस्तान में बन चुके हैं। उसकी अक्सरियत जो है उनमें से वो अक्सरियत जो है उन चैम्बर्स की वो मेरे परचम के नीचे मेरे साथ मिल के मुझे एज ए चेयरमैन मेरे साथ मिल के काम कर रहे हैं और उनको मैं हैंडल भी कर रहा हूँ। और उनके मसाइल को भी पूरी कोशिश होती है कि जो मसला मेरे फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर के मेंबर का है, मैं वो समझता हूँ कि वो मेरे पाकिस्तान के जितने भी अलाई चैम्बर्स हैं सबके मेंबर का वही मसला है। तो लिहाजा मेरी कोशिश होती है कि मैं जो भी पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट के आगे पॉलिसी रखूं या उससे डिज़ाइन करवाऊं, वो पंजाब गवर्नमेंट हो या वफाकी गवर्नमेंट हो, उससे इस्तेफादा पूरे पाकिस्तान के हमारे मेंबर्स जो है वो हासिल करें, ना कि किसी एक शख्सियत को नवाजने के लिए कोई काम किया जाए। हम उसके हामी नहीं हैं। हमारी कोशिश है कि स्मॉल ट्रेडर्स जो हैं वो खुशहाल हों, स्मॉल ट्रेडर्स खुद अपना टैक्स जो है नियत कर लें। मैंने बहुत दफ़ा दोस्तों को मोटिवेट किया है, लेक्चर दिया इस बात पे कि देखें ये मुल्क हमारा है, हमारे बच्चों ने यहाँ पे बढ़ना है, पलना है, हमने उनकी हिफाजत के लिए ये टैक्स देना है। और टैक्स देना हर किसी के लिए भी सर बहुत जरूरी है और हमेशा हर प्रोग्राम में हमारी यही कोशिश होती है और इसी बात पर जोर देते हैं, जिसके आपने भी अपनी गुफ्तगू में बड़ा तफसीली इसके बारे में जिक्र किया। अल्लाह करे कि जितने भी न्यू प्रोजेक्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेनिफिशियल साबित और आपकी कोशिशें जो हैं वो बड़े आसान अंदाज से और बहुत जल्द जो है वो रंग लेकर आए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने हमें और हमारे प्रोग्राम को वक्त दिया और जितने देखने वाले हैं अल्लाह पाक उनके लिए, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए ढेरों ढेर आसानियाँ पैदा करें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।